पट्टी विधानसभा क्षेत्र की आवाज बराबर बुलंद रहती है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री हरिओम जी मिश्रा और आपके लोकप्रिय सांसद जो समय समय पर क्षेत्र की समस्याओं को संसद में बहुत ही प्रभावी तरीके से उठाते रहते हैं, ऐसे श्री संगमलाल जी गुप्ता, प्रोफेसर शिवाकांत जी ओझा, पूर्व मंत्री, हम लोग साथ भी मंत्री रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, श्री लक्ष्मी नारायण जी पांडे गुरु जी कहां है? नहीं, हरि प्रताप सिंह जी पूर्व विधायक, वाह, अब चेयरमैन तो नहीं है, क्या है? पत्नी है, माने है लेकिन कब्जा कायम है। श्री राम त्रिवेणी जी शुक्ल पूर्व विधायक, शुक्ल जी जानते हैं। श्री राकेश कुमार सिंह प्रमुख पट्टी, कहां है राकेश कुमार? अच्छा उधर हो। श्री कमलाकांत जी यादव प्रमुख, श्री खेदन लाल जायसवाल अध्यक्ष नगर पंचायत पट्टी, शिव कुमार जी पटेल, रामचरित्र वर्मा, जितेंद्र बहादुर सिंह, अरविंद निषाद जिलाध्यक्ष निषाद राज पार्टी प्रतापगढ़, ब्रजेश पटेल जिलाध्यक्ष अपना दल यस, बलिकरण सरोज प्रधान रामपुर वेला, अजीत प्रताप सिंह उर्फ मदन सिंह जी, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आपके विधायक, अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ। बाबू मोती सिंह जी का जहां तक प्रश्न है, अरे आज जिंदाबाद रहेंगे, सुनो बहनों भाइयों, बाबू मोती सिंह जी का जहां तक प्रश्न है, बहुत पुराना इनके साथ संबंध है। मैं समझता हूं जब से राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा है, कमोबेश उसी समय हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, और जब मैं यहां का मुख्यमंत्री था तब से जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, जब भी ये चुनाव लड़ते हैं तो इनकी विधानसभा में सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं आता रहा हूं। और ऊपर वाले की यह अनुकंपा और आप सबका आशीर्वाद जब जब आया हूं, मोती सिंह जी को आप लोगों ने भारी मतों से विजय दिलाकर जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा है। यह मेरे कारण संभव नहीं हुआ है, संभव यदि हुआ है तो आप सबकी शुभकामनाओं के कारण, आप सबके आशीर्वाद के कारण। और जब भी मैं पट्टी आया सार्वजनिक सभाओं में बहुत ही गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने मेरा भी स्वागत किया है, और मैं मानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकादा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मोदी सिंह जी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, वे लोग जिता के भेज देंगे, चिंता मत करें। बहनों भाइयों, आप सबके आशीर्वाद से 2014 से दिल्ली में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। 2014 में भी आप लोगों ने शानदार कामयाबी दी, 2019 के चुनाव में उससे भी बढ़कर शानदार कामयाबी आप लोगों ने, 2017 में आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में जमकर वोट दिया, और भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कामयाबी हासिल हुई, यहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, ऐसी कामयाबी इसके पहले कभी नहीं हासिल हुई। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, योगी जी के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, योगी जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। योगी जी हमसे अच्छे और बेहतर मुख्यमंत्री रहे हैं, यह कहने में मुझे रंच मात्र संकोच नहीं है। कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर जिस
तरीके से उन्होंने कामयाबी हासिल की है, बहनों भाइयों, सारे देश में उसकी सराहना हो रही है। आप जानते हैं किसी राज्य का अथवा देश का हम विकास करना चाहते हैं तो कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना, ठीक ठाक होना, यह विकास की पहली शर्त होती है। और इस विकास की पहली शर्त को पूरा करने में योगी आदित्यनाथ जी ने कामयाबी हासिल किया। कैसे किया है, कौन कौन सी विधा उन्होंने अपनाई है, मुझे बतलाने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी बात मैं उत्तर प्रदेश का होने के नाते ही मैं जानता हूं कि गुंडे बदमाश अब जेल के बाहर रहना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, बल्कि जेल की चार दीवारियों के बीच रहना और ज्यादा अपने को सुरक्षित मानते हैं। और बुलडोजर की चर्चा तो मैंने पहले कभी सुनी नहीं थी। बुलडोजर तो सड़कों पर चलते हुए हमने देखा था, और मैंने कहा योगी जी को कि बुलडोजर कम पड़ रहा हो तो अगली बार कुछ ज्यादा बुलडोजर खरीद लेना। बहनों भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन माफियाओं ने आलीशान महल अपना खड़ा कर रखा था, उसको बुलडोजर से धराशायी करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया कि वहां पर किसी धनवान का अथवा किसी पूंजीपति का आलीशान महल नहीं बनेगा, बल्कि गरीबों के लिए उस स्थान पर घर बनाया जाएगा। बहनों भाइयों, यह सोच बड़ी है। उत्तर प्रदेश का विकास कितना हुआ है मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। यदि मैं सारे विकास कामों की चर्चा करूं, कितने एक्सप्रेसवे बने, कितने हाईवे बने, कितने तालाब बने, कितने क्या हॉस्पिटल बने, कितने मेडिकल कॉलेज बने, तो लंबा समय लगेगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया था, सारे राज्यों से लागू कर रहे हैं। हम लोगों का यह फैसला है कि हिंदुस्तान का एक भी जिला शेष नहीं बचेगा जिस जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज न खड़ा हो जाए। प्रतापगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है या बन गया हो? बन गया। यह कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सारी चीजों के बारे में फैसला किया। मैं छोटी छोटी कुछ बातों की चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा, और सब बहुत सारी चर्चाएं हुई होंगी, इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूं। जैसे एक जेवर एयरपोर्ट बनाया। मेरे भाइयों, उत्तर प्रदेश का जब मैं मुख्यमंत्री था तो उस समय उसका आइडिया, उसका कंसेप्ट दिया था और खाका तैयार हुआ था, डीपीआर बना था, लेकिन उस समय उसकी परमिशन नहीं मिल पाई केंद्र सरकार के द्वारा, और फिर मैं जल्दी चला भी गया। बीच में वह काम नहीं हो पाया। उसको यदि पूरा किया है तो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने उसे पूरा किया है। और आप कहेंगे एयरपोर्ट तो बनते रहते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई एयरपोर्ट बन गया। जेवर एयरपोर्ट की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अहमियत इसलिए है, पहले हमारे यहां की जो हजारों हवाई जहाजें और विदेशों से जो भारत आती हैं हवाई जहाजें, उनमें से अधिकांश मोर देन 85%, 85% से ज्यादा मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए दुनिया के दूसरे देशों में हजारों किलोमीटर दूर जाती थी, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, इतना बड़ा काम हुआ है। भारत ही नहीं, दुनिया की हवाई जहाजें भी जो भारत में आएंगी, बहनों भाइयों, यदि अपना रिपेयर और मेंटेनेंस कराना चाहती हैं तो अब 85% हवाई जहाजों का रिपेयर और मेंटेनेंस इसी जेवर में होगा, उत्तर प्रदेश की धरती पर होगा। सैकड़ों होटल, सैकड़ों छोटे मोटे लघु मध्यम वहां पर उद्योग खड़े होंगे, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार हासिल होगा। मैं उस समय जो मैंने खाका खींचा था, मैंने देखा था कि यदि देखा जाए तो सब मिलाकर 40-50 हजार लोगों को उसके माध्यम से रोजगार कायम हो। सारे तहसील हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर को सड़कों से जोड़ने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इससे तो आप अच्छी तरह परिचित ही हैं। अन्य भी बहुत सारे काम किए। जहां तक केंद्र सरकार की नीतियों का प्रश्न है, योजनाओं का प्रश्न है,
सारी नीतियों और योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने किया। और प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता का जहां तक सवाल है, बहनों भाइयों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। 2014 में जब शपथ हुआ था, हम और वो, उनके बाद मैंने ही शपथ ली थी, हम दोनों लोग साथ मंच से उतरे। प्रेस के लोगों ने घेर लिया, कहा बोलिए बोलिए कुछ बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन आग्रह किया उन्होंने। तो मोदी जी ने केवल एक वाक्य बोला, मैंने कहा कुछ बोल दीजिए। एक वाक्य बोला उन्होंने, कहा मेरी सरकार भारत के गरीबों को समर्पित है। बहनों भाइयों, उस समय मैं चेहरे का भाव देख रहा था। वह आवाज जो निकली थी, कंठ से निकली हुई आवाज नहीं थी, दिल से निकली हुई आवाज थी, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने प्रेस के सामने कहा था। और उसके बाद जो जो भी कदम हमारी केंद्र की सरकार ने उठाए हैं, उससे अच्छी तरह परिचित हैं। उसी समय हम लोगों ने घोषणा की थी, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, हिंदुस्तान में एक परिवार भी शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ लोगों को जरूर पक्का मकान मिला होगा। क्या आपने कभी कल्पना की थी इस देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आएगा जो इस बात की चिंता करेगा कि गरीबों के घर में भी शौचालय होना चाहिए, गरीब माताओं बहनों की भी कोई इज्जत होती है, आबरू होती है, घर घर में शौचालय बनवाएगा? क्या इसकी कभी कल्पना आपने की थी? बहुत सारी योजनाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया आपके खाते में पहुंच रहा है। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उन्होंने लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था क्या करें, 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, 85 पैसा उसमें से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, 15 पैसा केवल लोगों की जेबों तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री, मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं देश में जो भी प्रधानमंत्री रहा है किसी की आलोचना आज तक न की है न करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री संस्था होता है, इंस्टीट्यूशन होता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, तभी जाकर लोकतंत्र की सेहत ठीक रह पाती है। लेकिन उन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी मजबूरी जाहिर की, कहा कि क्या करें, 100 पैसा मैं दिल्ली से भेजता हूं, लोगों की जेब में मुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री ने कैसा करिश्माई काम किया कि बहनों भाइयों, दिल्ली से हर 4 महीने पर 2,000 रुपया चलता है और पूरे साल में 6,000 रुपया, 6,000 का 6,000 रुपया आपकी जेब में पहुंचता है, एक पैसा भी इधर उधर नहीं जाने पाता। भ्रष्टाचार केवल भाषण देकर नहीं समाप्त किया जा सकता। भ्रष्टाचार को यदि समाप्त होना है बहनों भाइयों, तो हमको व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा, सिस्टम में बदलाव लाकर ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। और यह काम करना उन्होंने प्रारंभ किया। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी ऐसी भी हुकूमत आएगी जिन लोगों के घर में नल नहीं है, जिस परिवार की माताएं बहनें कुएं पर जाकर, जलाशयों में जाकर, घड़े पर घड़ा भरकर पानी लेकर घरों में वापस लौटती हैं, उनके घर में नल लगेगा? अब यहां लगा है अभी कि नहीं लगा है, लेकिन मैं समझता हूं काम कुछ ना कुछ शुरू हो गया होगा, काम शुरू हो गया होगा। और आश्वस्त रहना मेरे बहने भाइयों, ऐसे ही मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं, हर घर में एक घर नहीं बचेगा जहां की नल न पहुंच जाए और नल से जल न निकलने लगे। कितनी योजनाओं की मैं चर्चा करूं, अनपैरेलल, बेमिसाल। आयुष्मान भारत एक योजना है, मैं दावे के साथ कहता हूं यहां भी जो बैठे हैं इनमें 10, 20, 25, 50 को जरूर आयुष्मान भारत का कार्ड मिला होगा। क्यों संगम लाल जी?
जरूर 10, 15, 20 को मिला होगा, लेकिन धीरे धीरे गरीबों को मिलेगा। जानते हैं आयुष्मान भारत कार्ड की जो व्यवस्था है बहनों भाइयों, दुनिया के अमीर से अमीर देशों में भी नहीं है। यानी आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, आप चाहे प्रतापगढ़ में बीमार हो जाएं, चाहे दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलोर में बीमार हो जाएं, आयुष्मान भारत कार्ड है तो 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज होगा। यह है हमारा आयुष्मान भारत कार्ड की करिश्मा। कई ऐसी योजनाएं, क्या कभी आपने सोचा था देश में ऐसी महामारी आएगी कोरोना जैसी? और बहनों भाइयों, पिछले 100 वर्षों में कोरोना जैसी महामारी कभी नहीं आई थी। दुनिया के सारे देश इससे प्रभावित थे। सबसे धर्मांध देश अमेरिका भी प्रभावित था, रूस भी प्रभावित था, ब्रिटेन और फ्रांस भी प्रभावित थे। लेकिन जिस करिश्माई तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की है बहनों भाइयों, उसकी प्रशंसा केवल भारत में नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रशंसा हो रही है। आज भी अमेरिका, फ्रांस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं। लेकिन हम लोगों के यहां ऐसे हालात पैदा हो गए, यदि किसी को होता भी होगा, 1-2 दिन बुखार आया, 4, 6, 8 दिन के बाद छुट्टी, ठीक हो जाते हैं। और जिस समय कोरोना हमारे देश में आया था, हमारे यहां टीका, वैक्सीन नहीं बनता था। आज मैं कह सकता हूं यहां जितने लोग खड़े हैं, शायद ऐसे 10-5 लोग होंगे जिनको टीका नहीं लगा होगा, नहीं सबको टीका लग गया होगा। लगा है कि नहीं लगा है? बहनों भाइयों, दुनिया में किसी देश में यह देखने को आपको नहीं मिलेगा। अमेरिका 25-27 करोड़ का देश, वहां नहीं मिलेगा। 165 करोड़ लोगों को, माने एक बार नहीं, कई लोगों को 2-2 टीके लग गए। यह कोई छोटी बात नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम लोग उस समय बहुत चिंतित थे, और मैं देखता था मोदी जी की चिंता। मोदी जी भी कहते थे, राजनाथ जी वैक्सीन नहीं है, विदेशों से करना होगा, कैसे होगा? हम 2-4 मंत्रियों की बैठक बुलाते थे, चर्चा करते थे, अधिकारियों से बात करते थे। लेकिन करिश्माई काम किया है आपके प्रधानमंत्री ने, मेरे बहन भाई, करिश्माई काम किया। 9 महीने के अंदर से हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वैक्सीन यानी टीका भारतवासियों के हाथों से बनने लगा, और केवल वह भारतवासियों को नहीं लगाया गया, बल्कि हम वैक्सीन को दुनिया के दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करने लगे बहनों भाइयों। ऐसी हालत भारत में पैदा हो गई। वैसे कहे जाने को तो दुनिया के बहुत सारे देश को कोरोना के संकट में आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर, कोई कलकत्ता से लॉकडाउन लग जाने के कारण छोड़कर अपने घरों को वापस लौट रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर। पैदल चल पड़े थे, रेलवे ट्रैक से चल पड़े थे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री को इस बात की चिंता हुई, क्या होगा इनका? काम बंद हो गया, मासूम बच्चे कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे बिना खाए पिए? चटपट फैसला लिया, और बहनों भाइयों, तब से लेकर आज तक 80 करोड़ परिवारों को महीने में 2 बार मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। दुनिया के किसी देश में ऐसी योजना आपको देखने को नहीं मिलेगी। यह छोटा काम है। और मैं जानता हूं, और एक मिनट बेटा, और मैं जानता हूं, आप लोग बताएंगे नहीं, कई लोग राशन लेके बेच भी देते हो। सोचते होंगे कुछ न साबुन, नमक, कपड़ा, कुछ न कुछ आ जाएगा। सही बात है ना? धीरे से कान में मेरे बतला दीजिए। सही है। अरे गुरु मैं जानता हूं, अच्छी तरह बता होगा। देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है मेरे बहनों भाई, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आपको मैं यह बतलाना चाहता हूं, भारत, एक मिनट, अरे भाई रुक जाओ बहनों भाइयों, भारत, अरे भाई रुक जाओ, राजनाथ सिंह जिंदाबाद हो गया।
बहनों भाइयों, भारत के बारे में पहले यह धारणा थी सारे अंतर्राष्ट्रीय जगत में, सारी दुनिया में, भारत जनसंख्या अधिक है लेकिन कमजोर देश है, गरीबों का देश है, कंगालों का देश है। भारत के बारे में यह धारणा थी। लेकिन आपको जानकर यह खुशी होगी क्योंकि दुनिया के देशों में मुझे बराबर जाने का अवसर मिलता है रक्षा मंत्री के रूप में। भारत का गृह मंत्री रहते हुए कई देशों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। कम से कम जितने ताकतवर देश माने जाते हैं सभी देशों में मैं जा चुका हूं, कई बार, एक बार नहीं, 4-4 बार, 5-5 बार जा चुका हूं। भारत के बारे में लोगों की धारणा बदल गई है। भारत को अब लोग कमजोर भारत नहीं मानते। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बात गंभीरतापूर्वक सुनते नहीं थे। भारत बोल रहा है, क्या हैसियत है। और आपको जानकर खुशी होगी, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है बहनों भाइयों, दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। केवल धन दौलत से ही ताकत नहीं बनती है, बाजुओं में भी ताकत होनी चाहिए। धन दौलत से ही केवल व्यक्ति बलवान नहीं बनता है, बाजुओं में भी ताकत चाहिए। बहनों भाइयों, भारत माता के बाजुओं में भी ताकत है, आ गई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कश्मीर के उरी और पुलवामा में पाकिस्तान से आतंकवादियों ने आकर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के अर्धसैनिक बल जिन्हें कहते हैं, उन जवानों के ऊपर कायराना हमला कर दिया। बड़ी संख्या में हमारे बहादुर सुरक्षा के जवान शहीद हुए। बहनों भाइयों, उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था। चटपट मैं सीधे कश्मीर पहुंचा जहां घटना हुई थी। बहनों भाइयों, शहीद अपने उन सुरक्षा के जवानों को कंधा लगाते समय जो पीड़ा हुई थी, उस पीड़ा को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लौट कर मैं आया, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक हुई और आपके 56 इंच चौड़े सीने वाले आपके प्रधानमंत्री ने 10 मिनट के अंदर फैसला कर दिया। और उसके बाद हमारे बहादुर सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। और बहनों भाइयों, सारी दुनिया को यह संदेश चला गया, भारत ताकतवर भारत है। भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। लेकिन इस बार यह संदेश चला गया कि भारत को यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत बाउंड्री के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत की ताकत है। बहनों भाइयों, पीड़ा होती है। बहनों भाइयों, पीड़ा होती है। जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी संसद में खड़े होकर कहते हैं, गलवान में भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो संघर्ष हुआ था लद्दाख में, उसमें चीन के जवान बहुत कम मारे गए थे, 3-4, और भारत के जवान ज्यादा मारे गए। हमारे देश के सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम, साहस पर ये कांग्रेस के लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं। बहनों भाइयों, देश की सुरक्षा का सवाल जब खड़ा हो, देश के मान सम्मान स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा हो, सारे राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर एकजुट खड़ा होना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए। नैतिकता का तकाजा यह है। यह कोई तरीका नहीं है संसद में खड़े होकर हमारे देश के सेना के जवानों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके शौर्य, पराक्रम और साहस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं।
लेकिन बहनों भाइयों, उसी के एक दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार जिसका नाम क्लैक्सन है, उसमें वहां के खोजी पत्रकार जो खोजबीन करते हैं दुनिया के दूसरे देशों में जाकर भी, और खोजबीन करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के अखबार क्लैक्सन ने लिखा कि भारत और चीन के बीच जो गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था, उसमें चीन के 38 से लेकर 50 लोग मारे गए थे। बहनों भाइयों, उन्होंने लिखा। कांग्रेस के दोस्तों से पूछो आप कि आपके नेता ने क्यों कहा, इतनी गलत बात क्यों बोली। देश का रक्षा मंत्री होने के बावजूद बहने भाइयों, मैंने कभी यह खुलासा नहीं किया कि कितने मारे गए चीन के। कुछ हमारी कूटनीतिक मजबूरियां भी होती हैं, कुछ बातें नहीं बोली जाती है कि दुनिया के अन्य देशों को भी क्या संदेश जाएगा, लेकिन उन्होंने चटपट बोल दिया, रंच मात्र भी संकोच नहीं किया। और एक बात और कह दी, जब से मोदी जी आए हैं चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ गई। क्षमा करें हमारे कांग्रेस के दोस्त, समाजवादी पार्टी के दोस्त, बहनों भाइयों, जिस समय कश्मीर की सक्सगाम घाटी पाकिस्तान ने चीन के हवाले की थी, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कोई था तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे। और जिस समय पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान और चाइना की मिली भगत से काराकोरम हाईवे बना था, उस समय भी भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, मोदी जी नहीं थे। उसके बाद चाइना पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर यदि बनना प्रारंभ हुआ, उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, मोदी जी नहीं थे। राहुल गांधी, आपको प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी नहीं हो सकती, मैं जानता हूं, लेकिन कम से कम आजाद भारत के इतिहास की तो आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपने उल्टे ही प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप मर दिया। बहनों भाइयों, इसमें जवाहरलाल जी हों, इंदिरा जी हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह हों, किसी पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। हकीकत क्या है? इन लोगों के द्वारा अनाप शनाप जो मन आता है 100 आरोप चस्पा कर दिए जाते हैं। बहनों भाइयों, भारत का मस्तक किसी भी सूरत पर झुकने पाएगा, नहीं झुकने पाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सुन लीजिए कान खोलकर, कोई कह सकता है फलाना देश बड़ा ताकतवर है, होगा, चाहे हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े, भारत माता का मस्तक झुकने नहीं देंगे। हुकूमत ऐसे नहीं चलाई जाती। समाजवादी पार्टी, क्या हो गया है इन लोग? समाजवादी पार्टी बराबर लोगों के बीच तफरका पैदा करके हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जात पात, इस आधार पर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, यह जात पात और धर्म के आधार पर विभाजन ये हमें मंजूर नहीं है। राजनीति यदि होनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए। भारत तो ऐसा देश रहा है मेरे बहनों भाइयों, यहां के रहने वाले लोगों ने नाग पंचमी के दिन जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस काले नाग को भी गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना करता है। यह है हमारा भारत। लेकिन बहनों भाइयों, जिसको हम दूध पिलाते हैं, यदि वह काटेगा तो मारने में भी हम रंच मात्र संकोच नहीं करेंगे। यह हमारी परंपरा रही। अजीबोगरीब हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए। तुष्टीकरण की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। कहने को यह समाजवादी है, समाजवादी ने छू तक नहीं गया। सच्चा समाजवादी वह होता है बहनों भाइयों, जो कि जनता को भय और भूख दोनों से निजात दिला सके, दोनों से छुटकारा दिला सके, वही सच्चा समाजवादी है। और मैं कहना चाहता हूं, भारत में सच्चा समाजवादी हमारा है तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सच्चे समाजवादी हैं। राष्ट्रवादी भी हैं, समाजवादी। ये लोग समाजवाद का ढोंग रचते हैं।
मैं अन्य कोई आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहता हूं, मेरे स्वभाव में नहीं रहा है, मैं किसी पर इधर उधर के आरोप नहीं लगाता। गुंडे बदमाशों का क्यों बोलबाला हो जाता है इन लोगों की हुकूमत में? क्यों हौसले बुलंद हो जाते हैं? क्यों दहशत का माहौल होता है? अब है किसी मां के लाल की हिम्मत, लेकर तमंचा चल ले तो देखें कितना किस मां ने दूध पिलाया है। इसलिए मैं बहनों भाइयों आप सबसे अपील करने आया। ये कहते हैं, हम कहते हैं कि दंगे की चोट पर सरकार बनाएंगे, और ये कहते हैं हम दंगे की चोट पर सरकार बनाएंगे। क्या तमाशा है? जब होता है तब इन लोगों के हुकूमत में क्यों दंगे होते हैं? क्या कारण है कि हमारे शासनकाल में दंगे नहीं होते? क्योंकि हम इंसाफ की राजनीति करते हैं, न्याय की राजनीति करते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए। यह हमारी सोच है। अब महंगाई को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बहनों भाइयों, जो भी सच्चाई है वह सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, आप खोजबीन कर लीजिएगा। मेरी बात गलत हो अखबारों में लिख दीजिएगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहनों भाइयों, हमने जिंदगी में राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, कोरोना के कारण दुनिया का एक देश भी ऐसा नहीं है जहां पर तेजी से महंगाई न बढ़ी। कामकाज बंद हो गए, लोग घरों को वापस लौटने लगे, बेरोजगार हो गए, सारी फैक्ट्री बंद हो गई, कामकाज ठप पड़ गए। क्या होगा? क्या मोदी जी ने जानबूझकर किया? लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, मोदी जी ने जिस प्रभावी तरीके से इसको रोकने में कामयाबी हासिल की है, बहनों भाइयों, अमेरिका में इस समय ऐसी महंगाई है जो पिछले 40 वर्षों में कभी ऐसी महंगाई अमेरिका में रही ही नहीं। और कांग्रेस के दोस्तों से बताना चाहता हूं, आप लोगों की हुकूमत में कोई न प्राकृतिक आपदा थी, न कोई संकट था। उस समय आपकी हुकूमत में 12%, 12.5% तक महंगाई बढ़ी थी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और इस समय तो लगभग 6% है, जितना बिना कुछ हुए आपके हुकूमत में 12.5% बढ़ा था। हमारा तो अधिकतम इस संकट के बावजूद, इस आपदा के बावजूद आज तो लगभग 6% के आसपास। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे भाइयों, 6, 8, 9 महीनों के अंदर ही हालात बदल जाएंगे। महंगाई के मोर्चे पर जो कामयाबी भारत हासिल करेगा, दुनिया नजर उठाकर देखेगी कि भारत ने करिश्मा कर दिया। कई ऐसे प्रभावी कदम उठाए गए और योगी जी ने कमाल किया है। 2017 में जो धन दौलत होती है, इन सब सारी चीजों को मिलाकर अर्थव्यवस्था का आकार बतलाया जाता है किसी प्रदेश अथवा देश का। उस समय हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 21 लाख करोड़ रुपया 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरे बहनों भाइयों, इसका पता लगा लेना कि मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। 5 साल के अंदर 11 लाख करोड़ से बढ़कर वह 21 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, वह दिन दूर नहीं है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आकार $1 ट्रिलियन होगा और भारत की अर्थव्यवस्था का आकार $5 ट्रिलियन होगा, $5 ट्रिलियन होगा। भारत भी धीरे धीरे दुनिया का धनवान देश है। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूं, बहनों भाइयों, आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। वैसे बराबर देते ही हैं, अपील करने को जरूरत तो है नहीं। मोदी सिंह जी की शराफत की चर्चा यहां कितनी होती है मैं नहीं जानता। कभी झल्लाते उलाते हैं कि नहीं, मैं तो जानते नहीं। झल्लाते हुए तो इनको देखा ही नहीं मैंने। कहां है मोती सिंह जी? आप किसी पर नाराज वाराज होते हैं कि नहीं कभी? भगवान ने आज के 40 साल पहले जैसा चेहरा दिया था वैसे ही आज ही मुस्कुराते हुए। और इसलिए बहनों भाइयों, यह हो सकता है कोई ये कहे कि मोती सिंह जी ने हमारा यह काम गए थे नहीं हो पाया। भाई भगवान भी उतर हमें तो सबका काम नहीं कर सकते, ईमानदारी की बात नहीं है।
यह तो कह सकते हैं यह काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोती सिंह की नीयत पर कोई मां का लाल सवालिया निशान नहीं लगा सकता, उनकी मंशा के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगा। और देखिए हमारे हम लोगों के पुराने मित्र शिवाकांत जी ओझा भी आज हम लोगों के साथ खड़े हैं। बहनों भाइयों, हम लोगों की ताकत बढ़ी है शिवाकांत जी के आने से भी। ये भी किसी पर नाराज वराज नहीं होते हैं, देखिए अब भी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो बहनों भाइयों, जिता दीजिए। जीत गए, देखिए जीत गए तो चलें अभी अगली सभा में जाना है। चला भैया? नहीं, आजा चलते हैं, फिर बाद में मिलेंगे। कभी ये लोग फिर से बुलाएंगे तो फिर से आएंगे। आप कब और बहनों भाइयों, आगे कभी आना चाहूंगा। मित्रों, रक्षा मंत्री जी तब यहां से जाएंगे जब दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांध कर कहो मोदी सिंह जीत गए। बोलो। अब आप जा सकते हैं। बोलिए भारत माता की। राजनाथ सिंह मध्य से जिंदाबाद। राजनाथ सिंह मध्य से जिंदाबाद। भारत माता की। भारत माता की।